हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th अग्रवाल का जो गणित का अनसोल्वेड है उसे कर रहे थे और हमने 2023 के जितने भी सेट थे उन सभी को कर लिया था। ठीक है, 2023 के सेट थे उन सभी को बता दिया था। लेकिन कुछ बच्चों के पास 2023 का जो सेट 1 था उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा और उन्हें नहीं मिला, और किसी भी कारण से उन्होंने जो है सेट 1 नहीं देखा। वो कमेंट कर रहे हैं कि सर सेट 1 करा दीजिए। जो सेट 1 डीबी है 2023 का वो हमने नहीं देखा है, आपने शायद सेट 2 से बनाया। लेकिन उन्हें मैं बताया कि हाँ मैंने बना दिया है, जो सेट 1 है उसकी वीडियो बनाई है। लेकिन उन्होंने कहा सर बना दीजिए, फिर से बना दीजिए। तो उन्हीं की डिमांड को देखते हुए मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख ली है वो वाली 2023 की तो आप ना देखिए, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये जो सेट है सेट 1 2023 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो फुल्ली। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी, इसके 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये इसी तरीके से जो दो अग्रवाल का अनसोल्वेड है ये 2024 को देखते हुए बनाया गया है। 2024 में 20 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे 20 नंबर के, और बाकी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो 20 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे उन्हें करने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए इसके पहले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। क्या है यहाँ पर, हमारे दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, तो इसमें से कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणा बी, ए और बी हमारी दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर बराबर नहीं लगा तो बराबर लगना चाहिए था। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर माशा गुणा लासा, यही तो होता है। आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा या एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा। अच्छा, एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगी। कैसे आएगी, देखिए इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए एक परिमेय संख्या, जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि अगर एक परिमेय संख्या को आप अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। अब इसको मैं देखिए प्रूव करके दिखाता हूँ, मतलब बताता हूँ आपको किस तरीके से। देखिए ऊपर को एक परिमेय संख्या ले लो, जैसे कि मैंने 4/8 ले ली, और नीचे का परिमेय संख्या जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 ले ली। तो देखो ये अब क्या करेगा, ये कर लेगा इधर गुणा, नहीं इधर इसके बटे कुछ नहीं, तो बन की गुणा होगी, इसकी इधर गुणा हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा 4/8 √2। तो आप देख सकते हैं क्या, अंडर रूट में संख्या। अब परिमेय संख्या कभी अंडर रूट में तो होती नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये वाली एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए बात को, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देने पर अपरिमेय संख्या आती है, ये बात याद रखिएगा। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन जो दूसरा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा है कि यदि m बराबर 5 तथा n बराबर m+7 हो तो √m² + n² का मान क्या होगा। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमको क्या है, m बराबर 5 और n बराबर हमें कितना दिया है, m+7। तो हमसे पूछा गया है अंडर रूट में m² + n² का मान क्या होगा। अच्छा भाई देखिए यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो n बराबर क्या दिया गया है मुझे, m की जगह पर मैं 5 रख सकता हूँ क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता है, और n बराबर हो जाएगा 5 और 7 12। देखिए m बराबर हमारा 5 है और n बराबर हमारा 12 है, तो इसमें आप रखिए उसका मान निकाल लीजिए। इसलिए √m², देखिए m की जगह पर कितना है मेरा 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस n की जगह पर हमने अभी 12 निकाला है, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। 5 25 हो जाएगा और 12 भरे हम 144 होगा, और 5 4 9 6 169 हो जाएगा। और 169 किसका वर्ग होता है, 13 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो 169 का वर्गमूल 13 होता है। देन इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी, अपरिभाषित होगी। याद रखिएगा कि परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या अपरिभाषित होती है, उसकी कोई परिभाषा आप नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं। दो मुझे रैखिक समीकरण दी हुई हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो क्या होगा। अच्छा आपको पता है कि जब सब कुछ ये जो है ये सब कुछ बराबर है, ऐसे जब अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं कौन सी होती हैं,
संपाती होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं? संपाती होती हैं। याद रखिएगा, जब सब कुछ बराबर हो तो संपाती होती हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, फ्यूचर में काम आएगा। आप जब पेपर दोगे तो उसमें काम आएगा। देखिए इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या है कि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। जब ऐसी कंडीशन हो, क्या हो? जब ऐसी कंडीशन हो यानी कि कुछ भी बराबर ना हो तो रेखाएं, याद रखिएगा, क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। याद रखने वाले पॉइंट्स में बता रहा हूँ, ठीक है। और एक पॉइंट, 3 पॉइंट है, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन में ऐसी अगर कंडीशन आती है तो प्रतिच्छेदी होंगी। और जब सब कुछ बराबर, जैसे कि अभी दिया गया है इन्होंने कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये सब कुछ दिया गया है। जब सब कुछ बराबर होगा तो याद रखिएगा क्या होती रेखाएं कैसी होंगी? संपाती रेखाएं होंगी, ठीक है। तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। और देख लीजिए थोड़ा सा एक और कंडीशन, जो कि लास्ट कंडीशन होती है रेखाओं की, कि अगर मान लीजिए पहले के जो 2 हैं वो बराबर हैं, लेकिन जो तीसरा C1 C2 है वो बराबर नहीं है, नॉट इज इक्वल टू है, बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। ये चीज़ आपको समझ लेनी है, ठीक है। डीपली बता रहा हूँ। देखिए ऑब्जेक्टिव को देख कर नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव है बस इसको बता दिया। इसके पीछे के किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही नहीं कि ये वाला क्वेश्चन कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर ये वाला कंडीशन दे देता, इस तरीके की कंडीशन, तो फिर क्या करते हैं आप, है कि नहीं। तो याद रखिएगा कि जब कुछ बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी, जब सब कुछ बराबर हो तो संपाती, जब 2 बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं तो समांतर, ठीक है। इसके बाद देखिए छठा कह रहा है कि, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो संख्या क्या होगी? संख्या का 1/3 भाग जो है वो किसके बराबर है? 21 के बराबर है। अच्छा भाई, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए किस तरीके से बोला गया है कि संख्या का 1/3 भाग यानी 1/3 किसके बराबर है? 21 के। तो यहाँ से संख्या निकाल सकते हो आप, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखिए का की जगह पर गुणा लगा दो और ये 21 संख्या एकम संख्या, और इसकी आप इधर कराएंगे तो 21 तियाँ 63, 3 कम 3 3 दूना 6 यानी 63 आएगा। तो संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी? 63 आ जाएगी। कितना आसान था, है कि नहीं। देखिए तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 63 सही होगा। अगला देखिए 7वां कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान क्या होगा? अच्छा भाई, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 7वां क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, हमको एक द्विघात समीकरण दी हुई है x² + 2x - p = 0, और हमें इसका एक मूल अभी हमको दिया गया है। एक मूल कितना मुझे दिया गया है? -2, ठीक है। एक मूल कितना है? -2। तो हमसे पूछा गया p का मान क्या होगा, तो p बराबर, ये p है, ये कितना होगा? बहुत ही आसान है। देखिए कभी भी अगर आपको एक द्विघात समीकरण दी जाए और उसका एक मूल दे, तो एक मूल देने का मतलब ये है कि x का मान दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब x बराबर क्या है? -2 है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -2 रख दो और सोल्व कर दो, p का मान मिल जाएगा। देखिए x², तो देखिए चूंकि आप जानते हैं x बराबर -2 है, इसलिए देखो x की जगह पर आप -2 रखो, +2x की जगह पर भी -2, -p = 0। देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 -p = 0। ये प्लस माइनस माइनस -p = 0। 4 में से 4 गया 0 बराबर p, तो p बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ के बात को? p बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होंगे? इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है, तो त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। संगत भुजाओं का अनुपात या संगत कोणों का अनुपात जब बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु। अच्छा, x अक्ष पर स्थित है और इन दोनों से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नमा क्या है। क्वेश्चन नमे में क्या है, हमें 2 बिंदु दिए गए हैं और x अक्ष बोला गया है। तो सबसे पहले क्या करो, x अक्ष बना लो एक। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर x अक्ष बना लिया, ये हमारा x अक्ष है, ठीक है। x अक्ष,
ये हमारा एक्स अक्ष है। अच्छा, यहाँ पर हमें 2 बिंदु दिए गए हैं कोने पर, साइड कॉर्नर। ठीक है, हम कितने बिंदु दिए गए हैं? 2, 2 कामा माइनस का 5। एक बिंदु मान लेता हूँ ए है और ये वाला बी है, और यहाँ पर ये वाला बी, जो बी बिंदु दिया गया वो माइनस का 2 कामा 9 दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर बोला गया है कि एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु, तो यहाँ पर कोई एक बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। भैया बना लिया, मान लेता हूँ पी बिंदु स्थित है। अच्छा, एक्स अक्ष बोला गया है, एक्स अक्ष बोला गया यानी कि बाई निर्देशांक, जो बाई निर्देशांक होगा वो कौन सा होगा? 0 होगा। अगर बाई अक्ष बोलता तो 0 कामा वाई लेते, क्योंकि एक्स अक्ष बोला गया है तो एक्स कामा 0 लेना है, और बाई अक्ष बोले तो 0 कामा वाई लेना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है, जो पी बिंदु है वो ए से और बी से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। ए पी की दूरी बराबर होगी बी पी की दूरी। तो यहाँ पर लिख दो कि भैया ए पी की दूरी बराबर है बी पी की दूरी। अच्छा, देख लीजिए अब कैसे करना है। अब यहाँ पर बिंदु देखो, ए कितना है हमारा? 2 कामा माइनस का 5 है, और पी कितना है? x कामा 0 है, बराबर वी हमारा कितना है? माइनस का 2 कामा 9 है, और पी कितना है हमारा? x कामा 0 है। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ से दूरी का है ना, तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर भी यही लगेगा भैया फार्मूला, क्योंकि दूरी यहाँ पर भी तो है, तो दूरी वाला तो फार्मूला सेम ही रहता है। वो फार्मूला से कोई थोड़ी ना, फार्मूला पे थोड़ी ना बदल जाएगा, फार्मूला सेम लगाना है बिल्कुल। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये अंडर रूट है और अंडर रूट बराबर बराबर में है, कट जाएगा दोनों तरफ वर्क करने पर। अब देखो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पर देखिए पहला वाला x1, फिर ये y1, फिर x2, फिर y2। सिंपली यहाँ पर भी x1 y1 x2 और y2। ठीक है। चलिए देखिए अब कैसे करना है। देखो यहाँ पर अब मान रखिए, यहाँ पर x2 कितना है हमारा? x है, और माइनस x1 हमारा कितना है? 2 है, प्लस y2 हमारा 0 है, और y1 हमारा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और x2 यहाँ पर देखें x है, माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर। अब देखो y2 0 है और y1 हमारा कितना है? 9 है। अब यहाँ पर जस्ट सॉल्व कर दो, आंसर आपका मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं? a की जगह पर x और b की जगह पर 2 है, तो यहाँ पर लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, a की जगह पर x है तो x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर क्या है? 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस 2ab, a x है और b 2 है, प्लस 0 5 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। ठीक है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस 2a और b, प्लस 9m 81। ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, और ये से जोड़ेंगे यहाँ पर तो 29 आ जाएगा, और ये 2 दूना 4x। ठीक है। इधर भी देखो हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर, 2 दूना 4 और 4 में 81 जोड़ोगे तो 85 आ जाएगा, और 2 दूना 4x। अब ये बराबर आप हटा सकते हो तो इधर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। याद रखिएगा जब बराबर हटाला जाता है तो उस साइड के जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे कि ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का 85 है माइनस का 85 हो जाएगा, प्लस का 4 है ये माइनस का 4x हो जाएगा। अब देखें यहाँ से ये प्लस माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का 4x और माइनस का 4x कितना हो जाएगा? माइनस का 8x। देखो माइनस का 85 है और प्लस का 29 है तो घट जाएगा, और माइनस का ज़्यादा इसका मतलब माइनस में ही आएगा। 85 से 29 जाएगा, 56 बचेगा, बराबर 0, माइनस 8x, माइनस 56 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो 8 सते 56, तो x बराबर माइनस का 7 आ जाएगा। अतः हम निर्देशांक कैसा कह सकते हैं? निर्देशांक हमारा p जो था x कामा 0 था, x कामा 0, तो x की जगह पर मेरा कितना आया? माइनस का 7 आया। अतः जो बिंदु होगा वो माइनस का 7, अतः वह बिंदु, देखो हमने क्या माना था? x कामा 0 माना था, तो x की जगह पर हमने माइनस का 7 कामा 0। देखिए इस तरीके से जो है हमारा आंसर निकल आया है, समझ गए? तो बिंदु हमारा माइनस 7 कामा 0 होगा। चलिए देखिए इसमें से इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए नहीं सॉरी ऑप्शन बी सही होगा, माइनस का 7 कामा 0। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 10वां है, कह रहा है कि
त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज ए बी सी बना लेना है सबसे पहले, तो बना लो भाई समबाहु त्रिभुज ए बी सी। देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ ए बी सी, ए बी और सी। इसमें बोला गया समबाहु है, ठीक है। अच्छा इसमें बोला गया है कि ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर ए सी है। अच्छा ए बी की जो लंबाई है वो ए सी के बराबर है, तो ए बी ये वाला और ए सी ये क्या होगा? बराबर होगा आपस में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा लंबाई बराबर है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वही यहाँ पर कोण बनेगा, क्योंकि भैया लंबाई तो बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर की तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। अब भाई जब लंबाई बराबर है तो यहाँ पर मान लीजिए 60 डिग्री का बनेगा, तो फिर यहाँ पर भी 60 डिग्री का बनेगा। कह सकता हूँ कि जो कोण सी बनेगा वो कोण बी के बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है। समझ गए बात को? तो इसमें से देखते कौन सा ऑप्शन सही है। कोण बी बराबर कोण सी, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कोण बी बराबर कोण सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 × 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण वी कितना होगा? कोण वी निकालना है। एक त्रिभुज ए बी सी है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कौन सा, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 11वां क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी बना लेना है सर्वप्रथम तो आपको, ठीक है। त्रिभुज बना लेता हूँ मैं ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। क्या बताया गया? ए बी सी त्रिभुज है और इसमें हमको ए बी बराबर 6 क्या दिया गया? ए बी बराबर हमें दिया गया है 6√3, तो जो ए बी है हमें 6√3 दिया है, ठीक है। ये हमको क्या है? दिया है क्वेश्चन में, आप देखिए जरा वहाँ पर दिया गया है ए बी बराबर इतना, और ए सी बराबर हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है ए सी, तो ए सी ये वाला होगा, ये 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और क्या है? और बी सी बराबर हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये बी सी क्या है? 6 सेंटीमीटर है। अच्छा देखिए यहाँ से मैं सोल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ से कैसे करता हूँ। देखो चूँकि आप देखेंगे ए सी बराबर हमें कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या करो, आप दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्क करो, तो ए सी का वर्क करो भैया, दोनों तरफ वर्क करोगे तो ए सी स्क्वायर बराबर 12 बराबर 144, तो ये समीकरण पहली बन जाएगी। और हमें क्या दिया गया है? सिंपली यहाँ पर ए बी बराबर कितना दिया गया है? ए बी बराबर हमें दिया गया है 6√3। अब इधर भी वर्क कर दो दोनों तरफ, ठीक है। तो दोनों तरफ जब वर्क करोगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, देखो 6 × √3 है, इसका वर्क करने का मतलब स्क्वायर लगाना, तो देखो क्या होता है? ए बी स्क्वायर बराबर ये 6 का वर्क होगा, देखो 6 छंग 36 हो जाएगा, और √3 गुणा √3 करोगे 3 आएगा। कहने का मतलब ए बी स्क्वायर बराबर हमारा आ रहा है 3 × 18 और 3 × 9 और 1 10, 108 से समीकरण आप सेकंड मान लीजिए। और देखो और भी हमको दिया गया है बी सी बराबर कितना दिया गया है? बी सी बराबर आप देखेंगे तो बी सी बराबर हमें 6 दिया गया है, बी सी बराबर 6 है। अब इधर भी वर्क कर दो दोनों तरफ, तो बी सी स्क्वायर बराबर ये 6 का वर्क करोगे 6 छंग 36 आएगा, तो ये हो गई हमारी थर्ड समीकरण। अब सेकंड और थर्ड को जोड़ दो, ठीक है, तो समीकरण सेकंड प्लस समीकरण थर्ड। अच्छा सेकंड और थर्ड को आप जोड़ोगे तो कितना आता है? देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करो। यहाँ पर देखो राइट इधर वाले जो लेफ्ट साइड के हैं वो लेफ्ट साइड जोड़ दो, इधर राइट वाले हमारे 160 और 36 को जोड़ दो, 160 प्लस 36, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, अच्छा इन्हें आप जोड़ेंगे तो 8 कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा, ठीक है। तो 144 आ गया। चूँकि ये हमारा आया है, इस चूँकि आपको देखेंगे अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ये 144 अगर देखेंगे तो समीकरण फर्स्ट में 144 जो है वो ए सी स्क्वायर के बराबर है। तो इस 144 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? ए सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज़ देखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या ऐसे कह सकते हो कि एक भुजा का स्क्वायर करते हैं अगर हम, तो दोनों भुजाओं के स्क्वायर प्लस उनका योगफल आ रहा है। कर्ण देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? ये त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है। अच्छा अगर ये वाला इसमें क्योंकि पाइथागोरस लग रही है कि नहीं? पाइथागोरस लग रही है। अब पाइथागोरस किस में लगती है? समकोण त्रिभुज में। अगर ये समकोण त्रिभुज है इसका मतलब यहाँ पर जो होगा वो 90 डिग्री एंगल बना होगा, तो जो कोण V होगा वो कितना होगा?
90 डिग्री होगा। क्यों होगा मैंने आपको बता दिया कारण, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस लग रही है कि नहीं। अब पाइथागोरस केवल समकोण त्रिभुज में लगती है, और समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यहाँ का इसका मतलब जो कोण भी बन रहा है वो 90 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है। इस तरीके से समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, 90। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज बना लेना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। समबाहु त्रिभुज ABC बताया गया है, A, B और C, ठीक है। अच्छा इसकी भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है। भुजा कितनी है, भुजा हमें दी हुई है 2a। अच्छा समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। समबाहु सभी भुजाएं समान, समबाहु सभी भुजाएं बराबर, यानी कि मतलब मान लीजिए ये अगर ये 2a है तो ये वाली भी 2a होगी, और ये वाली भी कितनी होगी, 2a होगी, है कि नहीं, ये वाली भी 2a होगी। अच्छा हमसे बोला गया शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष, ये शीर्ष और लंब, शीर्ष से लंब डाला गया वो शीर्ष लंब होगा, तो इस शीर्ष से यहाँ से एक लंब डाल देता हूँ। देखो शीर्ष से एक लंब डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु बनेगा, तो इसको मैं ABCD मान लेता हूँ। तो हमें क्या लगा, शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष से डाला गया लंब यानी AD हमें ज्ञात करना है। ये जो लंब मैंने डाला है AD, इसकी लंबाई निकालनी है हमें। क्या निकालना है, AD ज्ञात करना है। चलिए देखिए किस तरीके से करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या है, ये पूरा का पूरा दिया गया है। अगर हम इसमें देखें यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये पता होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ से निकाल लो। देखो पूरी की पूरी ये यहाँ से यहाँ तक की जो है 2a है, तो इसका मतलब ये कितनी होगी, a होगी, है कि नहीं, आधी होगी। क्योंकि आपको पता है कि जो लंब होता है वो भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। कहने का मतलब जो 2a है, अगर आप उसको आधा कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, a आएगा। अगर ये पूरी की पूरी 2a है तो इसका मतलब ये खील सिर्फ और सिर्फ a होगी। a इतनी है और इतनी a है, तो a और a 2a मतलब पूरी, ठीक है। तो इतनी a है, और हमें ये निकालनी है, हमें कर्ण पता है, कर्ण पता है, आधार पता है, हमें लंब निकालना है। समझ गए, पाइथागोरस अब लगा दो। तो पाइथागोरस यहाँ पर लगाओ, पाइथागोरस से पाइथागोरस लगाओगे यहाँ पर, तो पाइथागोरस कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा इसमें क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण हमारा 2a है, तो इसका स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारा AD है, तो AD का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर, आधार हमारा BD है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ओसेट, ये पूरा का पूरा होल है ना, तो होल लगा दो पहले। तो AD का स्क्वायर, BD कितना है, a, तो a स्क्वायर। देखो यहाँ पर 2 दूना 4, a के ऊपर स्क्वायर है, मतलब पूरा होल है ना, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर AD का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर जो है ये प्लस का है, तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और ये प्लस a स्क्वायर इधर आएगा माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, और हमारा AD स्क्वायर। 4a स्क्वायर से a स्क्वायर एक चला गया, तो कितना बचा, 3a स्क्वायर बचा, ठीक है, 3a स्क्वायर, और इधर हमारा कितना है, AD का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा लेंगे तो इधर हमारा रूट चढ़ जाएगा, तो ये रूट चढ़ा दो, ये हमारा AD। अब देखो क्या है, ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि √3 और अंडर देखो इसके ऊपर है और इसके ऊपर भी, जो a स्क्वायर है इसके ऊपर भी है, तो इसके स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ a बचेगा। तो हमारा जो AD आएगा वो कितना आएगा, √3a, ठीक है। AD हमारा कितना आ गया, √3a, यानी शीर्ष लंब जो हमारा है उसकी लंबाई √3a होगी, ठीक है। चलिए देखिए √3a, तो इसका ऑप्शन A सही होगा, √3 × a। अगला देखिए कह रहा है कि यदि साइन A बराबर कोस है तो a का मान कितना होगा। देखिए क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहीं पर हो जाएगा। देखिए क्या हमें दिया गया है, देखो साइन A बराबर कोस A, तो हमसे पूछा गया a का मान, एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का बनेगा यहाँ पर, तो बराबर हो। देखो यहाँ पर साइन A बराबर, मैं कोस A को लिख सकता हूँ साइन 90 - a,
क्योंकि पता है आपको कोस ए बराबर होता है इतना साइन 90 माइनस ए, साइन से साइन कट जाएगा तो हमारा ए बराबर आ गया देखो 90 माइनस ए, ये डिग्री में होगा, ठीक है, डिग्री में। तो माइनस ए इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, है कि नहीं। देखो ए पहले से ही था और ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो गया, हमारा इधर कितना बचा 90 डिग्री। ए कितना हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो हमसे सिर्फ ए का मान पूछा गया है, ये कैपिटल ए में लिखो यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल ए में लिखो। और ये गुणा में तो इधर बट्टे में आया 2 चौक 8 2 पंचे 10। तो ए बराबर हमारा आ गया देखिए 45 डिग्री, ठीक है। कितना आएगा ए 45 डिग्री आएगा। चलिए देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का मान कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा 14 क्वेश्चन है, इसमें हमको ए बराबर 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का मान पूछा गया है। अच्छा भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ए बराबर 30 डिग्री दिया है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर 30 डिग्री रख करके सोल्व कर दो। देखो हल कर दो, यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ। देखो 1 + tan ए की जगह पर 30 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दो। नीचे देखो 1 + cot 30 डिग्री, और देखो ए था यहाँ पर, यहाँ जहाँ जहाँ ए था वहाँ पर हमने 30 डिग्री रख दिया। अब देखो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ पर देखो 1 + cot 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस, देखो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और √3 इसके स्क्वायर से रूट कर जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। और यहाँ पर देखो 1 प्लस, ओ सिंपल थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर। देखिए cot 30 का मान यहाँ पर होता है √3, ठीक है, कितना होता है √3 होता है, केवल √3 होता है, तो यहाँ पर नीचे 3 आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, क्या है कभी कभार ये मान आपको याद होने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। 3 कम 3 और 1 4, 4/3, और नीचे हमारा कितना है 3 और 1 4, 4 के बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। और देखो 4/3, इसका हर पर में करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1/3 हमारा आ गया, ठीक है। तो कितना आएगा 1/3, समझ गए किसी ने, समझ गए। देखो 1 + cot 30 का मान हमने √3 रख दिया, और देखो 1 + ये हमारा देखिए स्क्वायर से रूट कट गया 3 बचा। नीचे 1 + देखो √3 है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ √3, तो √3 का स्क्वायर होगा सिर्फ 3 आएगा। नीचे 3 और 1 हमारा 4 हो गया। अब देखो ये बटे में ऊपर था, यहाँ पर देखो 3 कम 3 और 1 4, 4/3 और 3 और 4। देखो ऊपर वाला बटे में तो है पहले से ही है, और नीचे वाला बटे में नहीं था, तो इसको हमने बटे में 1 कर दिया, ठीक है। फिर इसका हर पर में करेंगे, देखो ये वाला सिंपली ऐसा ही रखा, और नीचे वाला था इसको हर परमेकरण किया। तो हर परमेकरण करने पर उलट पलट जाते हैं, जो नीचे वाला होता है ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो देखो 1 नीचे था ये ऊपर हो गया, 4 ऊपर था ये नीचे आ गया, फिर कट गया तो 1/3 आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 1/3, तो देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा, 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी 400%, कितनी होगी 400%। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना होगा। वृत्तों के व्यासों का अनुपात दिया गया है और वृत्तों की परिधियों का अनुपात पूछा गया है। 16वां क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो व्यासों का अनुपात, तो पहले वृत्त का व्यास, पहले वृत्त का व्यास और बटा दूसरे वृत्त का व्यास, ठीक है, व्यास बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर ऐसे कर दो, और यार ये क्या कर रहा हूँ, ये ठीक है, ठीक है। देखिए पहले वृत्त का व्यास बटा दूसरे वृत्त का व्यास कितना दिया गया है 4:9, ठीक है। मान लो पहले वृत्त की त्रिज्या r1 थी, इसका मतलब 2r1 हमें दिया गया है, बटे दूसरे वृत्त की त्रिज्या मान लो r2 है, तो इसका मतलब जो व्यास होगा वो दुगना होगा। देखो पहले अगर वृत्त की त्रिज्या आपको पता है त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, अगर पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है तो उसका दुगना व्यास कितना होगा, दुगना होगा तो 2 से गुणा कर दी, बटा दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 मान लो, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है और व्यास है, तो व्यास का मतलब ये दुगना कर देना है, कितना है 4/9 है, ठीक है। इसे समीकरण पहली मान लो। हमसे क्या पूछा गया है, वृत्तों की परिधियों का अनुपात, वृत्तों की परिधियों का अनुपात। अच्छा तब
पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि बटा दूसरे वृत्त की परिधि। अच्छा, यही तो पूछा गया ना आपसे। देखो परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr, पहला वृत्त है तो r1 मान लो, और 2π इसका भी r2 कर दो, ठीक है, ये दूसरा वृत्त है तो r2 कर दो। अब देखो यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा तो 2r1 बटा 2r2 आ जाएगा। अब आप समीकरण अगर फर्स्ट से देखें तो 2r1 बटा 2r2 बराबर 4:9 दिया गया है, और देख लो यहाँ पर यही आ गया 2r1 बटा 2r2, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये 4/9 के बराबर होगा, है कि नहीं। देख सकते हो पहले ही 2r1 बटा 2r2 बराबर हमें 4:9 दिया गया, 4/9 दिया गया है, तो इसकी जगह पर हम 4/9 लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर कितना होगा, 4/9 होगा। समझे कि नहीं समझ गए। 2r1 बटा 2r2 का मान 4/2 दिया, इसका मतलब 4:9 सही है, ठीक है, 4:9 सही है। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हमारा वी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य कितना होगा। ये हमें दी गई है सारणी, इसका माध्य पूछा गया है। चलिए माध्य है, अरे माध्य आप खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप माध्य निकाल लीजिएगा, सरल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं 18वां बताता हूँ। क्वेश्चन 18वां है, कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है तो उसका माध्यक कितना होगा। माध्य दिया है, बहुलक दिया गया, माध्यक पूछा गया है, ठीक है। चलिए माध्य दिया है, माध्यक दिया है और बहुलक पूछा गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18, इसमें हमको माध्य बराबर दिया गया है। देखो माध्य हमको दिया गया है 24.1 और बहुलक बराबर हमें दिया गया है 28। हमसे पूछा गया माध्यक। अच्छा भाई क्या होगा, देखो जब भी आपको तीन चीज़ें दी जाएं और आपसे, जब भी आपको इस तरीके से देख लीजिए, माध्य बहुलक माध्यक, ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें से क्या होगा, आपको दो चीज़ें दी जाएंगी और तीसरी चीज़ पूछी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, माध्य बहुलक दिए गए, माध्यक पूछा गया। हो सकता है कि आपको बहुलक दे दे, माध्यक दे दे और आपसे माध्य पूछे। तो ये भी हो सकता है कि भैया माध्य दे दे, माध्यक दे दे और आपसे बहुलक पूछे, ठीक है। मतलब तीन चीज़ों में से दो चीज़ें दी जाती है, तीसरी चीज़ हमेशा पूछी जाती है। तो याद रखिएगा कि माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध होता है, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये क्या होता है ना, ये माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध होता है। याद रखिएगा ये सूत्र, ठीक है, ये संबंध मान लो या सूत्र मान लो, एक हिसाब से सूत्र ही है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब देखो यहाँ पर बहुलक हमारा कितना है, 28 है, ठीक है। 3 माध्यक, माध्यक तो हमें निकालना है, चलिए, माइनस 2 माध्य, माध्य कितना है 24.1, कितना है 24.1 है। चलिए अब देखें यहाँ पर 28 बराबर, देखो 3 माध्यक माइनस, यहाँ पर गुणा कराइए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और ये हमारी हो जाएगी 2 एकम 2, 28 माइनस का ये 48.2 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 24 दूना 48, 2 एकम 2, ठीक है। और इधर हमारा कितना है 3 माध्यक है। अब देखो यहाँ पर इनके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है कि नहीं। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 8 16, 4 5 6 1 7.2, ठीक है, बराबर हमारा 3 माध्यक। अब देखो ये गुणा में माध्यक है तो इधर बट्टे में आ जाएगा, 76.2 बटा 3 बराबर माध्यक, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कटेगा, काट दो, 3 दूना 6 और 1 7, 3 5 15, 1 16, 3 चकू 12, यानी कि 25.4 आ गया हमारा माध्यक, ठीक है। तो माध्यक कितना आ गया, 25.4 आ गया माध्यक। चलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका 25.4 हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग कितना होगा। बहुलक वर्ग पूछा गया है, तो इसमें से बहुलक वर्ग आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन हमारा 19 है, 19 क्वेश्चन है और कुछ इस तरीके से दिया गया है। देखिए वर्ग अंतराल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा पेशेंस के साथ देखिए। जितना सरल लग रहा है ना आपको, उतना सरल नहीं है, ये आपकी बुक से बिल्कुल बाहर है, ठीक है, बुक से बाहर है, आपकी NCERT बुक से बिल्कुल बाहर है, ठीक है। ये आपका पता है एफ है। इधर देखिए 0 से 10 हमें दिया है और 10 से 20 है, 20 से 30 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है
और 40 से 50 दिया गया है। और जो ये दिया गया ये 11, 21, 23 और 14 और 5 हमसे पूछा गया है बहुलक वर्ग। क्या पूछा गया है? बहुलक वर्ग। देखो बहुलक वर्ग ऐसे अगर आपसे पूछे डायरेक्ट बहुलक वर्ग पूछे आपसे, बहुलक वर्ग निकालने का एक शानदार ट्रिक बताता हूँ आपको। इस f वाले में इस बारंबारता जो आपको दी जाएगी, ये वाली जो f दी जाएगी बारंबारता, ये नहीं कह रहा हूँ, इधर वाले ये अंतराल है, इधर बारंबारता। आपको बारंबारता में देखना है सबसे बड़ा कौन है। देखिए इसमें सबसे बड़ा हमारा 23 है। क्या है? 23 है कि नहीं? 11, 21, 14, 15, 5 इन सबसे बड़ा तो 23 है हमारा। तो 23 के सामने वाला जो होगा वही हमारा बहुलक वर्ग होगा, याद रखिएगा। देखो सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा के सामने वाला बहुलक वर्ग होता है। तो हमारा बहुलक वर्ग आ जाएगा 20 से 30। कितना आ जाएगा? 20 से 30। तो बहुलक वर्ग हमारा आ गया 20 से 30। समझ गए? सबसे बड़ा के सामने वाला बहुलक वर्ग होता है। इसमें सबसे बड़ा 23 था, 23 के सामने वाला बहुलक वर्ग हो गया। चलिए तो हमारा 20 से 30 ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन 20वां है, कह रहा है कि माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध क्या होगा। तो मैंने अभी बताया था आपको, देखिए माध्यक और बहुलक के बीच संबंध क्या बताया था कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन बी, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। समझ गए? तो इस तरीके से मैंने जो था इसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे हमारे करा दिए हैं। ठीक है, जो सेट 1 है ना 2023 का, इसके ऑब्जेक्टिव्स करा दिए हैं। और अगले वीडियो में इसके विस्तृत उत्तरी जो क्वेश्चन हैं इनको भी समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, जो हटा दिए गए हैं उन्हें नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं हटा ले गए हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्ते।